5वें महीने के अंत में बीरबल ने सादे कागज की जिल्द बनवाई और उसे एक आदमी के सिर पर रखकर बादशाह के पास पहुंच गए। बीरबल ने पुस्तक की ओर इशारा करके कहा, महाराज, अभी यह पूरी नहीं हुई है। अभी कुछ कार्य बचा है, इसलिए मैं आपसे एक राय लेने के लिए आया हूं। कहो, बादशाह सिर हिलाते हुए बोले। बीरबल ने कहा, जैसे रामायण के मुख्य नायक रामचंद्र थे, वैसे ही इस बादशाही रामायण के नायक आप हैं। रामायण की मुख्य नायिका सीता जी थी। अब प्रश्न यह है कि आप इस शाही रामायण की सीता किसे बनाएंगे? मैं आपसे केवल यही राय लेने आया हूं क्योंकि आपकी बहुत सी बेगम हैं। किसको शाही रामायण की नायिका के पद की प्राप्ति का शुभ अवसर मिलेगा? इस बात के बारे में पता चलते। शाही रामायण 47 ही में यह कार्य शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। बादशाह ने सबसे बड़ी बेगम को ही नायिका बनाने का आदेश दिया। इसके बाद बीरबल ने बड़ी बेगम साहिबा के भवन की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर बीरबल ने बड़ी बेगम को सब बातें विस्तार से समझा दर दी और फिर पूछा, रामायण की प्रधान नायिका सीता को वर्षों तक दैत्यराज रावण के पास रहना पड़ा था। अतः आप भी जिसके यहाँ रह चुकी हों वह व्यक्ति बता दीजिए, जिससे मैं रावण की लंका को उस स्थान से बदलकर लिख दूंगा। इसके बारे में पता चलते ही मैं रामायण को पूरा कर दूंगा। बीरबल की इस बात को सुनकर प्रधान बेगम गुस्से में आग बबूला हो गई। बीरबल शीघ्रता से वहां से लौटे और मन ही मन खुश होते हुए बादशाह के सामने उपस्थित हुए। चेहरे पर उदासी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। बीरबल ने बेगम से किए गए प्रश्न और उन प्रश्नों से पैदा हुए क्रोध के बारे में बादशाह को विस्तार से बताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बादशाह के शाही रामायण लिखवाने के विचार का ही अंत हो गया। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें दिया गया धन बेकार नहीं गया। 20,000 सिक्कों का तुमने जनता की भलाई के लिए उपयोग किया है। मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए समय समय पर मैं ऐसा करता हूं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल बोला, महाराज, यदि आज्ञा दें तो आपकी रामायण तैयार की जा सकती है। नहीं बीरबल, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं महाराज श्री रामचंद्र का मुकाबला कर सकूं। तुम अपने काम को संभालो, जो 6 महीने से पड़ा हुआ है। बीरबल खुशी खुशी वहां से विदा हुआ और अगले दिन से उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों का मुकाबला नहीं कर सकता। 11 शराब से तौबा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोबारा पूछा तो बीरबल हड़बड़ाते हुए बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह को गुस्सा आने लगा। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, सच सच क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी बगल में क्या है? बादशाह अकबर वैसे तो शराब नहीं पीते थे, मगर उनकी उम्र जब धीरे धीरे बढ़ने लगी तो शाम को उन्हें थकान महसूस होती थी। इसलिए रात के समय थकान दूर करने के लिए थोड़ी बहुत शराब पी लेते थे। लेकिन वह शराब को सबसे छिपकर ही पीते थे। फिर भी उनके बातचीत के ढंग से बीरबल को यह पता लग ही गया कि महाराज शराब पीते हैं। बीरबल ने बादशाह की इस बुरी आदत को छुड़ाने का निश्चय किया और योजना बनाने लगे। बादशाह जिस कमरे में शराब रखते थे, एक दिन बीरबल उसमें छिपकर गए और वहां की हर वस्तु को ध्यान से देखने लगे। बाद में वहां की चीजें इधर उधर बिखेरकर बीरबल ने शराब की बोतल अपने दुशाले में छिपा ली और बादशाह के सामने ही तेजी से निकल गए। बगल में कोई चीज छिपाकर तेजी से बीरबल को जाते देखकर बादशाह को कुछ अटपटा तो लगा, किंतु उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल को दरबार में पुनः बुलवाया। बीरबल बगल में वही पोटली दबाए हुए बादशाह के सामने मौजूद हुए और बार बार पोटली छुपाने का बहाना बनाने लगे। अकबर ने पूछ ही लिया, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोबारा पूछा तो बीरबल हड़बड़ाते हुए बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह को गुस्सा आया। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, सच सच क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने पुनः अपना जवाब बदला और बोले, घोड़ा है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। वे झुंझलाकर बोले, आज तुमको क्या हो गया? जो ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हो? ठीक ठीक क्यों नहीं बताते? इस बार बीरबल ने फिर अपना जवाब बदला और कहा, हाथी है।
बादशाह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, आज तुम्हें मृत्युदंड निश्चित है। यह सुनकर बीरबल बोले, गधा है। फिर बादशाह ने सरल भाव से पूछ तो बीरबल ने सच कह दिया, शराब है, और बोतल सामने रख दी। बादशाह का नाखून। 64 बीरबल भी वहां मौजूद थे। फिर वह बोले, जहांपनाह, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी प्रकार से उन लोगों को छुटकारा दिला जाने की सकता है। दीपक पर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गए। वहां के लोगों ने उन्हें भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह को पता चलेगा कि आप वैद्य हो तो उसका इलाज करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाए तो तुमको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करते रहे। धीरे धीरे वैद्य की खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे तुरंत बुलवाया और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। यदि आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसको लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेअसर सिद्ध नहीं होगी। लेकिन मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं, आप उनको मंगवा दीजिए। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा, बीरबल ने कहा। ऐसे आत्मविश्वास से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे अंगूठे पर नाखून आ जाएगा। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। बीरबल बोले, ईश्वर ही सहायता करेंगे, परंतु मैं 3 दिन में आराम कर देने का आश्वासन देता हूं, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रौब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, बादशाह से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे। फिर भी आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा और अब तक आपने जितने वैद्य कीम कैद कर बादशाह का नाखून 65 रखे हैं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा और आपका इलाज शुरू कर देंगा। सब ठीक रहा तो जल्द ही आपके अंगूठे पर नाखून होगा। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि यह हकीम मेरे प्रभाव और धन के बारे में नहीं जानता। ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कहे अनुसार प्रतिज्ञापत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गरगूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर उसमें जो दवाई थी वे लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारे दीवान ने बहुत ढूंढा, नगर में मुनादी करवाई, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामो निशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को शर्त के अनुसार सभी हकीम और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के बारे में पूछा। सबने उन दवाओं के गुणों की प्रशंसा की क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने बंदीगृह से छुड़वाने के लिए बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताईं। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और इनाम भी दिया। बुद्धिमानी और संयम 2 हथियार हैं जिनसे असंभव दिखने वाला कार्य भी किया जा सकता है। 19 बेगम बहक गईं। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकीं। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बादशाह बीरबल को बहुत अधिक पसंद करते थे। इसीलिए उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को उसके पद से हटवाना चाहते थे, किंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना संभव नहीं है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को भड़काते हुए उससे कहा, आप तो महाराज के रिश्तेदार हैं
और बुद्धिमान तथा कुशल भी हैं, फिर भी आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। इस प्रकार की बातें कहकर समझा बुझाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने दीवान का पद पाने के लालच में अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत बुराई की और अकबर बादशाह को बीरबल के विरुद्ध भड़काने और पद से हटाने का भरपूर प्रयास करने को कहा। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकीं। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बेगम ने जब यह देखा कि इस तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं बदली जा सकती, तो वे अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों अर्थात त्रिया चरित्र को दिखाने का प्रयास करने लगीं। बेगम बहक गईं। 73। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए तो रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की नाराजगी का कारण समझ लिया, पर अनजानों की तरह बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू लाते हुए कहा, यदि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो बीरबल को उसके पद से हटाकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मेरी नाराजगी समाप्त नहीं होगी। बेगम की यह तरकीब काम कर गई। वह घबरा गए। कुछ देर चुप रहकर सोचने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकाल देने से जनता बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और विद्रोह भी कर सकती है। तुम कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही शर्मिंदा होकर वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से कुछ उम्मीद नजर आई। वह कोई तरकीब सोचने लगी। कुछ देर बाद खुशी से बेगम का चेहरा खिल उठा, इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात से सहमति जताई। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम की योजना के अनुसार बात को कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वह बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। वह सब चाल समझ गए। तुरंत ही उन्होंने अपने गुप्तचर बुलाए और कुछ गुप्तचरों को आवश्यक बातें कहकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उनसे इधर उधर की बातें करने लगे। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, महारानी और महाराज के झगड़े का कारण आपसी कहा सुनी है। जहांपना अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की बुद्धि बदल दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बन ही जाएगा। बेगम बहक गईं। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बेगम के पूछने पर बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का बेराश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रूठ गए हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और बिना किसी सही कारण के ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत हट गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने की सोच रहे हैं। 74। बीरबल के मुख से ऐसी बात सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का विचार कर रहे होंगे। बेगम को सोच में डूबे देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही जल्दी से बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास पहुंच गईं। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। जहांपना, बीरबल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की इस प्रकार की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेगम मान नहीं रही थी। तब उन्होंने बेगम को विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं है। तब बेगम को भरोसा हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल की कही बात अकबर बादशाह को सुना दी।
सारी बात सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं और उनकी योजना विफल हो चुकी थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। नहले पर दहला मारकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। 20 अनोखा न्याय। बूढ़े ने पहले तो यह सोचा कि उसका मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसकी बातों के रंगढंग को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फिया वापस देना नहीं चाहता है। एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी जा रहे थे। उन्होंने जीवन भर मेहनत करके 1000 अशर्फिया जमा की थी। घर छोड़ने से पहले उनके सामने इन अशर्फियों की सुरक्षा की समस्या पैदा हो गई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता। इसलिए उन अशर्फियों को घर में छोड़ना ठीक नहीं था। चोरी का भी डर था। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में लूट, चोरी और जान का खतरा था। नगर में उनका एक घनिष्ठ मित्र रहता था जिससे जवानी के दिनों से उनकी मित्रता थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने उसी मित्र के यहां अशर्फिया रखने का निर्णय लिया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे प्रार्थना की। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी के बारे में डींगे भी मारी। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से उसका मित्र जो भी कर सकता था उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फिया रख ले ताकि वे आराम से जा सकें और अशर्फियों की उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फिया युवक मित्र को देकर चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहां अशर्फिया वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे गरीब के पास अशर्फिया कहां से आईं? आश्चर्यचकित रह। बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर बादशाह गए। बादशाह को लगा कि बीरबल ने शराब पी है और वह अवश्य ही होश में नहीं है, इसलिए ऊटपटांग हरकतें कर रहा है। शाम को जब नवरत्न महाराज के साथ बैठे तो बीरबल भी उन्हीं में आ बैठे। बादशाह ने उन्हें भी देखा और पूछा, तबीयत कैसी है? बीरबल बोले, मेरी तबीयत खराब ही कब थी? यह सुनकर बादशाह बोले, यदि खराब नहीं थी तो क्यों शराब की बोतल बगल में दबाकर हमारे पूछने पर ऊटपटांग जवाब दे रहे थे? बीरबल को अब अच्छा मौका हाथ लगा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं, क्योंकि यह बात सच है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है, इसलिए मैंने आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, तभी मैंने आपके तीसरी बार पूछने पर कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही वह मस्त हाथी की तरह झूमने लगता है, इसलिए मैंने कहा कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे के समान व्यवहार करने लग जाता है। उसके ऊपर बोझा भी लाद दो और चाहे जहां लेकर चल दो, इसलिए मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है, इसीलिए आखिर में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। यह सुनकर बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। शराब की बातें चल रही थीं, इसलिए उसी वक्त बादशाह को शराब पीने की तलब महसूस हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज शराब पीने का था। जैसे ही वह अपने उस कक्ष में गए जहां शराब रखी थी, उन्होंने देखा कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और शराब की बोतल भी वहां से गायब है। बादशाह सारा माजरा समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है कि मैं शराब पीता हूं और वह शराब की बोतल मेरे ही कक्ष से उठाई गई थी। उसी क्षण और उसी दिन से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। व्यक्ति को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। 12 किसके पाव सुंदर? बोरबल फौरन हो बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर हैं, क्योंकि यदि उनके पैर ही न होते तो आपके पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? गर्मियों के दिनों में बादशाह अकबर अक्सर अपनी रानियों के साथ बाग में घूमने जाया करते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह ने अपने पैरों में जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थी।
बेगम अपने पैरों को देख देख कर इतरा रही थी क्योंकि उनके मुकाबले में बादशाह के पैर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, महाराज, मेरे पाँव आपके पाँव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। इस प्रकार दोनों में अपने अपने पैरों को सुंदर बताने पर बहस हो गई। धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनानखाने की नौकरानियां तक वहां आ गईं। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके नौकरानियों से पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं? इस सवाल को सुनकर नौकरानियां सोच में पड़ गईं कि क्या जवाब दिया जाए। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता और उन्हें दंडित भी कर सकता था। इस दुविधा में वे सभी कुछ कह नहीं पा रही थीं। 52 किसके पाँव सुंदर? संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर किसके हैं? बीरबल ने पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर है, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके सुंदर पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी भरी बातों की हेराफेरी से समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमा फिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थी, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर दोनों के पैर सुंदर बता दिए। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से सबके सामने तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से कहीं न जाकर केवल वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अभी लाता हूं जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह से कहीं न हिला, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। किसके पाँव सुंदर? 53 बोरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत हो बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी हरकतों से प्रतीत होता है कि उसकी देने की नियत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह को अत्यधिक क्रोध आया और वे तिलमिलाकर बोले, बीरबल, तुम जबान संभालकर नहीं बोल सकते? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बेअदबी क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने मुझे किस चीज के जोड़े देने को कहा है? बादशाह ने कहा, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे, फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते का अर्थ तो आपने ही लगाया है। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सामने न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी। इसके साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। अतः बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिसके बारे में जैसी सोच होती है वह वैसा ही नजर आता है। 66 जिद्दी बेटा। जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लाचार होकर मैंने उसे बताया कि टूटा गन्ना दोबारा नहीं बन सकता। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की विवशता समझ गए। बालहठ पूरा करना संभव नहीं है। 14 मूर्ख कौन? बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला काँप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 अशरफिया दिलवा दो, बस फिर क्या था।
वहां तो आज्ञा की देर थी। बादशाह अकबर और बीरबल में कुछ न कुछ मंत्रणा चलती रहती थी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में कौन लोग चतुर होते हैं और कौन लोग मूर्ख होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुल्ला मूर्ख कैसे हो सकते हैं? जहांपनाह, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल के हुक्म से गांव के प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अनुरोध किया, जहांपनाह, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिए। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर सम्मानपूर्वक बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 62 झक मार रहे हैं। बीरबल का उत्तर समझकर बादशाह अकबर मुस्कराए और कहा, यह तो तुमने खूब अच्छी बात कही, पर उस हिमाकत करने वाले को मिठाई क्यों खिलानी चाहिए? बीरबल ने विश्वास के साथ निवेदन करते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपकी दाढ़ी नोचने वाले प्यारे नन्हे मुन्ने शहजादे या शहजादी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल के जवाब को सुनकर सब दरबारी दंग रह गए। शिक्षा, किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए और बच्चों को सजा नहीं बल्कि प्यार देना चाहिए। 16 बादशाह का नाखून। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसके लगाने से सिर्फ 5 दिन में नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी भी बेअसर नहीं होगी। लेकिन मैं जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उन्हें मंगवा दीजिए। एक बार युद्ध करते समय एक बादशाह का अंगूठा कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलाज से इतना हो गया कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नाखून नहीं आ पाया। बादशाह ने क्रोध में आकर सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम इस जेल से कभी नहीं छूटोगे। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया। यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर नाखून की औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डरे हुए थे। बहुतों ने तो वैद्य का काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया और देश में चिकित्सा अव्यवस्था फैल गई। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक अकबर बादशाह के पास पहुंची। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इस सपा का हल पूछा। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही वह मस्त हाथी की तरह झूमने लगता है, इसलिए मैंने कहा कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे के समान व्यवहार करने लग जाता है। उसके ऊपर बोझा भी लाद दो और चाहे जहां लेकर चल दो, इसलिए मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है, इसीलिए आखिर में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। यह सुनकर बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। शराब की बातें चल रही थीं, इसलिए उसी वक्त बादशाह को शराब पीने की तलब महसूस हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज शराब पीने का था। जैसे ही वह अपने उस कक्ष में गए जहां शराब रखी थी, उन्होंने देखा कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और शराब की बोतल भी वहां से गायब है। बादशाह सारा माजरा समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है कि मैं शराब पीता हूं और वह शराब की बोतल मेरे ही कक्ष से उठाई गई थी। उसी क्षण और उसी दिन से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। व्यक्ति को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। 12 किसके पाँव सुंदर? बोरबल फौरन हो बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर हैं, क्योंकि यदि उनके पैर ही न होते तो आपके पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? गर्मियों के दिनों में बादशाह अकबर अक्सर अपनी रानियों के साथ बाग में घूमने जाया करते थे।
एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह ने अपने पैरों में जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थी। बेगम अपने पैरों को देख देखकर इतरा रही थी क्योंकि उनके मुकाबले में बादशाह के पैर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, महाराज, मेरे पाँव आपके पाँव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। इस प्रकार दोनों में अपने अपने पैरों को सुंदर बताने पर बहस हो गई। धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनानखाने की नौकरानियां तक वहां आ गईं। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके नौकरानियों से पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं? इस सवाल को सुनकर नौकरानियां सोच में पड़ गईं कि क्या जवाब दिया जाए। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता और उन्हें दंडित भी कर सकता था। इस दुविधा में वे सभी कुछ कह नहीं पा रही थीं। 52 किसके पाँव सुंदर? संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर किसके हैं? बीरबल में पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर है, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके सुंदर पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी भरी बातों की हेराफेरी से समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमा फिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थी, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर दोनों के पैर सुंदर बता दिए। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से सबके सामने तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से कहीं न जाकर केवल वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अभी लाता हूं जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह से कहीं न हिला, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। किसके पाँव सुंदर? 53 बोरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत हो बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी हरकतों से प्रतीत होता है कि उसकी देने की नियत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह को अत्यधिक क्रोध आया और वे तिलमिलाकर बोले, बीरबल, तुम जबान संभालकर नहीं बोल सकते? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बेअदबी क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने मुझे किस चीज के जोड़े देने को कहा है? बादशाह ने कहा, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे, फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते का अर्थ तो आपने ही लगाया है। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सामने न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी, इसके साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। अतः बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिसके बारे में जैसी सोच होती है वह वैसा ही नजर आता है। 66 जिद्दी बेटा। जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लाचार होकर मैंने उसे बताया कि टूटा गन्ना दोबारा नहीं बन सकता। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की विवशता समझ गए। बालहठ पूरा करना संभव नहीं है। 14 मूर्ख कौन? बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला काँप उठा।
उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 अशर्फिया दिलवा दो, बस फिर क्या था। वहां तो आज्ञा की देर थी। बादशाह अकबर और बीरबल में कुछ न कुछ मंत्रणा चलती रहती थी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में कौन लोग चतुर होते हैं और कौन लोग मूर्ख होते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुल्ला मूर्ख कैसे हो सकते हैं। जहांपनाह, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल के हुक्म से गांव के प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अनुरोध किया, जहांपनाह, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिए। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर सम्मानपूर्वक बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 62 झक मार रहे हैं। बीरबल का उत्तर समझकर बादशाह अकबर मुस्कराए और कहा, यह तो तुमने खूब अच्छी बात कही, पर उस हिमाकत करने वाले को मिठाई क्यों खिलानी चाहिए। बीरबल ने विश्वास के साथ निवेदन करते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपकी दाढ़ी नोचने वाले प्यारे नन्हे मुन्ने शहजादे या शहजादी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल के जवाब को सुनकर सब दरबारी दंग रह गए। शिक्षा, किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए और बच्चों को सजा नहीं बल्कि प्यार देना चाहिए। 16 बादशाह का नाखून। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसके लगाने से सिर्फ 5 दिन में नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी भी बेअसर नहीं होगी। लेकिन मैं जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उन्हें मंगवा दीजिए। एक बार युद्ध करते समय एक बादशाह का अंगूठा कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलाज से इतना हो गया कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नाखून नहीं आ पाया। बादशाह ने क्रोध में आकर सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम इस जेल से कभी नहीं छूटोगे। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया। यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर नाखून की औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डरे हुए थे। बहुतों ने तो वैद्य का काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया और देश में चिकित्सा अव्यवस्था फैल गई। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक अकबर बादशाह के पास पहुंची। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इस सपा का हल पूछा। 22 वर्तमान, भूत और भविष्य। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। प्रश्न थे 1, वह क्या है जो आज मौजूद है और बाद में भी रहेगा। 2, वह क्या है जो आज अनुपस्थित है और बाद में भी रहेगा। 3, वह क्या है जो आज मौजूद है लेकिन बाद में अनुपस्थित हो जाएगा। उत्तर उपयुक्त उदाहरणों के साथ दिए जाने थे। इन कठिन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय बीरबल के, जिन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, आपके सवालों का सही जवाब जानने के लिए यह आवश्यक है कि आप और मैं दोनों शहर में जाएं। फिर बादशाह और बीरबल ने साधुओं का वेश धारण कर शहर के बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में वे दोनों एक दुकान में घुसे। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें 1000 रुपए चाहिए। बच्चों के लिए एक मदरसा बनाने का प्रस्ताव है। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि वह पैसे साधुओं को दे दे तो बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारे पैसे लेते समय मैं तुमसे जो भी छोटा रुपया लूंगा उसके लिए तुम्हें जूतों से मारूंगा। दुकानदार के नौकरों को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और वे बीरबल को पीटने के लिए आगे आए। लेकिन दुकानदार ने उन्हें चुप रहने को कहा और कहा, मैं यह दंड लेने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मुझे यह आश्वासन दिया जाए कि मेरे द्वारा दिया गया धन किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा।
इतना कहकर दुकानदार ने सिर नीचे किया और बीरबल से जूते मांगते हुए पूछा। बीरबल और बादशाह दोनों कुछ कहते हुए दुकान से चले गए। वे साथ साथ चल दिए और रास्ते में बीरबल चुप हो गया और बोला, देखा महाराज, इसका मतलब है कि दुकानदार को आज पैसे मिलेंगे और उसकी नेक नियत उसे इनाम दिलाएगी। 43 बीरबल की सलाह। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर बैठकर पान चबा रहे थे। तभी उनकी नजर बादशाह के एक नौकर पर पड़ी जो सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। बीरबल ने उसे आवाज दी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो और इतनी जल्दी में क्यों हो? सेवक ने कहा, महाराज ने मुझे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को कुछ संदेह हुआ और उसने पूछा, बादशाह ने जब तुम्हें चूना लाने को कहा था तो उस समय क्या कर रहे थे? खाने के बाद मैंने महाराज को एक पान दिया। उन्होंने उसे अपने मुंह में डाला और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मूर्ख, तुमने ही उनके पान में अधिक चूना डाल दिया होगा और बादशाह का मुंह जल गया होगा। इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए उन्होंने तुमसे 2 सेर चूना लाने को कहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हें इसे खाने पर मजबूर करेंगे। जैसे ही यह तुम्हारे पेट में पहुंचेगा, तुम मर जाओगे। नौकर बुरी तरह डर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, देखो, घबराओ मत। जैसा मैं कहूं वैसा करो। देखो, मक्खन चूने का मारक है। मक्खन और चूने को बराबर मात्रा में मिला दो और चूना अपना असर खो देगा। इसलिए 1 सेर मक्खन में 1 सेर चूना मिला दो और फिर इसे बादशाह के पास ले जाओ। नौकर ने बीरबल के कहे अनुसार काम किया। बीरबल ने जो कहा था वह सच निकला। बादशाह ने नौकर से कहा कि वह सारा चूना खा ले। नौकर ने पूरा चूना खा लिया। लेकिन फिर भी वह अगले दिन अपने तय समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। सम्राट उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित हुआ और यह तथ्य कि वह अभी भी जीवित था उसके क्रोध को और भड़का दिया। 9 रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बच्चों का खेल है। बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थीं। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। सारी सृष्टि। अकबर बीरबल की कहानियां। 9 रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा।
तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है, महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बच्चों का खेल है। बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थीं। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। 10 एक जादुई धुन में। आली जहा, मैं अपनी बहन को लेने नहीं, एक विनती लेकर आया हूं, बादशाह ने कहा। फरमाइए, पूरी तरह से आपकी विनती को सुना जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक बार आपने कहा था कि अगर बीरबल जैसी काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक, हम आज भी यही कहते हैं। साले साहब ने गर्व भरे अंदाज में कहा, जहांपनाह, मेरी परीक्षा ले लीजिए। अगर मैं खरा उतरूं तो मुझे बीरबल के पद पर चुन लीजिए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो हम यह विश्वास दिलाते हैं कि आपको दीवान का पद दे देंगे। उसी समय बादशाह ने कुछ विचार करते हुए अपनी कनीज को कोयले की डली लाने का हुक्म दिया। वह कनीज कोयले की डली को एक बहुत ही सुंदर